Hello children, hope you all are fine and have gone through the previous videos. In today's video, we are going to learn very important concentration terms which are molality, molarity, normality and formality. It is sounding like a rhyme, is not it? Okay. Along with this, we will discuss the relationship among these formulas or among these concentration terms, right? Let's start with the first concentration term, molality. मोलालिटी, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म है और बहुत ही easiest method है in chemistry to express the concentration of solution. Easiest क्यों है? This is because in molality the masses of liquids are involved rather than volumes. मासेस के टर्म में बात करना, ग्राम के टर्म में बात करना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम्स जो ml और लीटर में आपके हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है इस प्रॉपर्टी के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दैट दिस प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। ये प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करता है? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इट मीन्स ऑन वेरिएशन इन टेम्परेचर दिस कंसंट्रेशन टर्म डज नॉट चेंज, राइट। वाई? बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू इन मोलालिटी हम वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं, हम जो बात करते हैं वो हम मासेस के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर और मासेस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एज पर चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। अगर आपने गैसेस लॉस पढ़े होंगे तो गैसेस लॉस पता है आपको, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ रहता है। जो चार्ल्स लॉ है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम्स की बात ही नहीं होगी, और अगर वॉल्यूम की बात नहीं होगी तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि विच कंसंट्रेशन टर्म ऑफ विच प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और अगर ये मोलारिटी नॉर्मालिटी के साथ मोलालिटी दे रखा है तो मोलालिटी इज द आंसर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करें कि मोलालिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम मोलालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन क्या आती है? तो डेफिनेशन इसकी है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और 1 kg में 100 ग्राम्स होते हैं, तो वी कैन से 1 kg और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन नहीं है इसमें, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन टर्म नहीं आएगा, सॉल्वेंट टर्म आएगा। हम सॉल्वेंट के मास की बात कर रहे हैं, और जब मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा ग्राम या फिर किलोग्राम में ही होगा। तो बेसिकली जब हम मोलालिटी की बात करते हैं, मोलालिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो मोलालिटी क्या है? बेसिकली इट इज द रेशियो, किसके किसके बीच में रेशियो? नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute upon number of kilogram of solvent, right? ये हमारा आ गया पहला फॉर्मूला मोलालिटी के लिए, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी की किलोग्राम है और सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब अगर सॉल्वेंट का मास हमको ग्राम में दे रखा हो तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो इसी फॉर्मूला को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, अपॉन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और 1000 से हम इसको अगर डिवाइड कर दें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो दिस विल बिकम n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम WB लिख लेते हैं, और ये 1000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला
मोलैलिटी के लिए, जिसमें वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m इज मोलैलिटी, मोलैलिटी, L आ रहा है यहाँ पे, मोलैलिटी। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, W भी क्या है, इट्स मास ऑफ द सॉल्वेंट है, और 1000 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मास ऑफ द सॉल्वेंट हम यहाँ पे ग्राम में लेके चल रहे हैं। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी गिवन मास होगा या जो भी मास होगा सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। हम उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अब अगर इसी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला को हम यहाँ इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n की जगह पे आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई WB इंटू 1000। ठीक है, एक तरह से हम और मोलालिटी को लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी भी हम मोलालिटी को लिख सकते हैं। देखिए, आपको सारे फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं, फॉर्मूला को समझना भी है आपको और याद भी रखना है कि क्या फॉर्मूला आते हैं अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म आपसे कहा जाता है कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी बात करेंगे तो वी नो कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी हम क्या बोलते हैं कि कोई सॉल्यूट कितना डिजोल्व हो रहा है हमारा सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्युबिलिटी आती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी होती है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी हमारा ग्राम में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। राइट, ये हमारा सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है। इसको अगर हम ये इक्वेशन 3 मान लें और अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास है m इज इक्वल टू, एज पर इक्वेशन 2 जो है हमारे पास m जो है वो n की जगह पे हम लिख लें मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू गिवन मास, और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। अब यू कैन सी ये सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ देखिए ये क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम आ रहा है। इतने पूरे टर्म को अगर हम, ये पूरा जो टर्म हमारा है मल्टीप्लाइड बाई 100 भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतने पूरे टर्म को, कितने पूरे टर्म को, इसको हम इस तरह से कुछ ले लेते हैं, ये यहाँ से 100 हमारा, और ये पूरा टर्म जो है ये मैंने ऐसे इसको बॉक्स के अंदर कर दिया। इसने पूरे टर्म को अगर हम रिप्लेस करते हैं सॉल्युबिलिटी से, सॉल्युबिलिटी, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो गया सॉल्युबिलिटी, और हमारे पास क्या बच रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, और 1000 में से 100 निकल गया तो मल्टीप्लाइड बाई 10 आ रहा है। तो दिस इज सेकेंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ solubility, or we can say relationship between molality and solubility। ठीक है, तो सिंपल अगर बोले आपसे पूछा जाए, और ये पूछा भी जाता है इवन 12th में भी, बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन मोलालिटी। तो सिंपल आपको याद रखना है कि मोलालिटी क्या है, इट्स अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और अगर सॉल्वेंट का मास जो है वो ग्राम में है तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मोलैलिटी, द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ टुडेज क्लास। कितनी देर, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी है, वहां पे मोलैलिटी था, एल आ रहा था, अब हमारे पास मोलैरिटी है। और रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं मोलैरिटी को, कैपिटल एम से। ज़्यादातर सॉल्यूशंस आपको मोलर सॉल्यूशन से मिलेंगे, मोलर सॉल्यूशंस, यानी हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं जब केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। तो मोलैरिटी है, इसकी डेफिनेशन की बात करें ये क्या आएगा, तो मोलैरिटी को हम सिंपली जो बोलते हैं इसका फॉर्मूला ये है कैपिटल M इज इक्वल टू N बाई वी। अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको डेफिनेशन भी आराम से याद रहेगी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू आ रहा है N अपॉन V। N है नंबर ऑफ मोल्स और V जो है वो हम वॉल्यूम के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के, और वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम अब हमारा सॉल्यूशन का होगा, सॉल्वेंट का नहीं होगा। सिर्फ मोलालिटी में ही डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, बाकी सब जगह पे आप सॉल्यूशन ही यूज करेंगे। तो मोलारिटी को अगर हम बोले तो कैपिटल M इज इक्वल टू N बाई V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर वही है कि अगर सॉल्यूशन जो है वो हमारा लीटर में ना देके आपको ml में दिया हुआ हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये आपका आ गया मोलारिटी का फॉर्मूला। अब सपोज n की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी है, मासेस ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं, तो हम n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम n को भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है उसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी विल गेट n की जगह पे हम लिख लेंगे जो भी सॉल्यूट का मास दिया होगा वो, उसको हम W लिख लेते हैं, अपॉन जो भी उसका मोलर मास होगा वो, मल्टीप्लाइड बाई V, और अगर V इज इन ml तो ये आ गया 1000। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। एक और फॉर्मूला हमारे पास है मोलैरिटी का, जो अगर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे रखी हो तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन और मासेस के टर्म में हम किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है मोलैरिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, बट स्टिल ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें x क्या है, d क्या है, कैपिटल M तो यू नो मोलैरिटी है, तो ये x और d क्या है और इसका डेरिवेशन कैसे आ रहा है, फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर रहे हैं, एक बार उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। और डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में किया था, रिलेशनशिप बिटवीन मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम, दैट इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसका मास कितना होगा, तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है अगर हम बात कर रहे हैं ml में, क्योंकि हम ग्राम लेके चल रहे हैं, तो 1000 हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया हमारा 1000 ग्राम, ठीक है। ml में रखेंगे हम इसको यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है उस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, अगर हमें पता तो है नहीं कितना है तो हम उसे x मान लेते हैं कि x% बाई मास है, तो दिस विल बिकम x अपॉन 100% है, तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इनटू 1000। मास इतना हो गया सॉल्यूट का हमारा, उसको डेंसिटी और वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे, ये 100 है, ये 1000 है, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग x% बाई मास, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा x क्या है, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, वो x हमारा आ गया, x इंटू डी इंटू 10, ये आ गया हमारा पूरा मास ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया है। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो भी मास है सॉल्यूट का हमें दे रखा है डिवाइडेड बाय उसके मोलर मास से, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसको हमने इक्वेशन 2 अज्यूम कर लिया। अब हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मास ऑफ द सॉल्यूट हमने इतना निकाला था x इंटू डी इंटू 10, तो ये मास ऑफ द सॉल्यूट हमारा यहाँ पर है, तो न्यूमरेटर में इसको हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया x इंटू डी इंटू 10 से, तो ये आ गया हमारे पास एक दोनों को कंबाइन करके एक और इक्वेशन जो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय परसेंट बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब हमें यह भी पता है, अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला किया है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है।
n की वैल्यू हमने ये पूरी वैल्यू निकाली है, ये n को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी वो हमने पूरा रिप्लेस कर दिया और डिवाइडेड बाई ये नीचे v तो हमारा है ही है। अब v हमारा क्या है, हम इतनी देर से 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। तो अगर v को हम 1 ले लेंगे तो मोलारिटी की हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, जिसमें कैपिटल M क्या है, मोलारिटी, x क्या है, सोल्यूट के मास की बात कर रहे हैं परसेंट में कि कितना सोल्यूट हमारा परसेंट बाई मास प्रेजेंट है, d क्या है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा, और mm ऑफ सोल्यूट मीन्स मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो एक ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है सिंपल सा m इज इक्वल टू n बाई v इफ v इज इन लीटर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं मोलारिटी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेटा, आप इनको जरूर याद रखिएगा दोनों फॉर्मूलाज को, और दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। तो एक फॉर्मूला जो पहले हमने किया था ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकेंड फॉर्मूला, तो दो टर्म हमें क्लियर हो गए, कंसंट्रेशन टर्म और कि मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है। मोलालिटी की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आता है, और जब मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है। और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर बात करेंगे तो मोलारिटी का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब जो दोनों टर्म्स हमने समझ लिए, मोलालिटी और मोलारिटी, इन दोनों में अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि अगर इन दोनों के लिए, इन दोनों को रिलेट करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला हमारे पास है, तो यस वी हैव अ फॉर्मूला। वो भी आपको याद रखना है। अगेन क्यों याद रखना है, क्योंकि हो सकता हो कहीं आप एनकाउंटर करें ऐसी किसी प्रॉब्लम के साथ जहाँ पे मोलालिटी दे रखी हो और मोलारिटी पूछ रखी हो, तो क्या रिलेशनशिप आती है, वो क्या फॉर्मूला है। तो अब हम उसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं कि वो फॉर्मूला कैसे या ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होकर आया है, हमें सिंपली बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इज 1 अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू d अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। अब इसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो वेरिएबल में स्मॉल m क्या है, अभी आपने किया है, स्मॉल m इज इक्वल टू है मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है हमारा मोलारिटी, एंड बाकी डी यू नो कि डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर, ये आ जाएगा हमारा नहीं सॉरी ग्राम पर लीटर नहीं, ग्राम पर ml होगा, ग्राम पर ml या ग्राम पर cc, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो स्मॉल m इज मोलालिटी, कैपिटल M इज मोलारिटी एंड d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आ गई बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। नेक्स्ट टर्म इज फॉर्मेलिटी। अब ये फॉर्मेलिटी वो इंग्लिश वाला फॉर्मेलिटी नहीं है, कि हमारे केमिस्ट्री में टर्म यूज होता है फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी तब यूज होता है जब हमारे पास फॉर्मूला मासेस हो, और फॉर्मूला मासेस हमारे पास किसके होते हैं, फॉर्मूला मासेस हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल NaCl, तो हम उसका मास कैलकुलेट अगर कर रहे हैं, NaCl है, फॉर्मूला दे रखा है, आयनिक कंपाउंड है ये। आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये जो बन के आ रहा है NaCl हमारा, इसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कंपाउंड हमारा आयनिक है। और जब हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं तो हम उनके फॉर्मूला मासेस की बात करते हैं, और फॉर्मूला मासेस बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होते हैं जैसे हम मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करते हैं, कि हमने पीरियोडिक टेबल में जो भी रिलेटिव एटॉमिक मासेस, जो भी फॉर्मूला में हमारे एटम्स इन्वॉल्व हैं, उनके जो भी एटॉमिक मासेस हैं उनको हम सम कर लेते हैं, जैसे सोडियम 23 और Cl का 35.5, हम इनको प्लस कर लेंगे, और जो मास हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, जो मास हमारे पास यहाँ आ रहा है, इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला मास, ठीक है। तो जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं और उनके फॉर्मूला मासेस होते हैं, और फॉर्मूला मासेस जो है वो मोलर मासेस के बराबर होते हैं, तो हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। और उस केस में जब फॉर्मूला मास और मोलर मासेस दोनों सेम आ रहे हों, तो फॉर्मेलिटी और फिर हमारा मोलारिटी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं रह जाता, दोनों सिनोनिम ही हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे,
इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ रेशियो बिटवीन फॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एफ लिख लेते हैं. इट इज़ अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ number of gram formula mass of solute upon volume of solution in liters. ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मेलिटी. एंड आई टोल्ड यू कि अ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मोल एंड मोलारिटी जो है वो फॉर्मेलिटी की तरह रिप्रेजेंट होगी. या फिर हम ये कहें कि अगर दोनों मोलर मासेस सेम आ रहे हैं तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, यानी दोनों में फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है. एक टर्म जो मैंने भी नाम लिया था वो लिख देते हैं फॉर्मोल. फॉर्मोल क्या होता है? फॉर्मोल इज अ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड. अ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मोल. तो एक टर्म हमारा और कवर हो गया. हमने किए मोलालिटी स्मॉल m, मोलारिटी कैपिटल M एंड फॉर्मेलिटी. सिंपल से अगर हम समझें एक एक लाइन में क्या है, तो मोलालिटी की फिर से बात करते हैं. तो दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं. n बाई v की बात होती है. और जब यहाँ पे बात करते हैं तो n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, यहाँ जो आएगा डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा किसका? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. और फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज होती है? आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होती है. हम उनके फॉर्मूला मासेस निकालते हैं और फॉर्मूला मासेस और मोलर मासेस अगर सेम आ रहे हैं तो हम चाहे फॉर्मेलिटी बोलें चाहे नॉर्मेलिटी बोलें, हम चाहे मोलारिटी बोलें, कोई बहुत डिफरेंस नहीं रह जाता. कैलकुलेट कैसे करते हैं फॉर्मेलिटी, उसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया. तो वी हैव डन 3 टर्म्स, मोलालिटी, मोलारिटी एंड फॉर्मूला मासेस. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर लास्ट टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी. लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी. लेकिन नॉर्मेलिटी को समझने के लिए हमें पहले इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट क्या है. सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया के फॉर्मेशन की बात करें तो अमोनिया के फॉर्मेशन की ये रिएक्शन आती है N2 प्लस H2 गिव्स NH3 अमोनिया. अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आपने पढ़ रखे हैं, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी. तो ये रिएक्शन बैलेंस करके लिखी हुई है कि 1 मोल ऑफ N2 combines with 3 moles of hydrogen and 2 moles of ammonia are formed. लेकिन सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी है जिसमें जो रिएक्शन कंप्लीट ना हो, जिसमें सारे रिएक्टेंट या सारे प्रोडक्ट्स ना दे रखे हों. तो अगर एक रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, उसमें सारे रिएक्टेंट्स या सारे प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिखे हुए हैं, तो आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे. और आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो जो हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलेंगे. राइट? तो जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का भी पता नहीं चलेगा. एंड वी वोंट बी एबल टू टेल दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ वन रिएक्टेंट इज कंबाइनिंग विद द मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट. And also we won't be able to tell the number of the moles of products as well. So for this we use the concept of equivalent mass. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन हमने लिखी है कि X Y और उसके साथ कुछ और रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट में Z बनता है और कुछ और बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास आते हैं. अब यू कैन सी द रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट. हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स नहीं लिखे हुए हैं और अगर हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स नहीं लिखे हुए हैं तो हम रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे. और रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी नहीं आएंगे. तो रिएक्शन को कंप्लीट करके ही हम बता सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ वन रिएक्टेंट कितने मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोल कंसेप्ट का लिमिटेशन भी है. इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट इस प्रॉब्लम में हमारी हेल्प करता है. वो सिंपली ये कहता है कि अगर हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन ना हो, कंप्लीट रिएक्टेंट्स नहीं है, कंप्लीट प्रोडक्ट्स नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या कहता है कि
अगर ये रिएक्शन ही सपोज हमारे पास है कि x और y कंबाइन कर रहे हैं और z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट ये कहता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ x will combine with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ y, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी z जो बनेगा वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो हमें पूरी कंप्लीट रिएक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अमोनिया के फॉर्मेशन में भी जो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, और हमारे 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास जो है वो हमें हेल्प करेगा कि अगर रिएक्शन कंप्लीट ना हो तो भी हम बता सकते हैं कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दूसरे सब्सटेंस के साथ, और वो सेम है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस विल कंबाइन विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ y एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ z इज formed. So in any chemical reaction the number of moles may be different, but number of gram equivalent of reactant will always be same. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इक्विवेलेंट मासेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि इक्विवेलेंट मास, ठीक है, जिसको अब हम आगे लिखेंगे E और M करके ही। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को n फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। बेटा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्विवेलेंट मासेस को कैलकुलेट करने का, कि किस तरह से इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट किए जाते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास एसिड्स भी हैं, हमारे पास बेसिस भी हैं, हमारे पास सॉल्ट्स भी हैं, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। हर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। से फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो एसिड का हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस पर्टिकुलर एसिड का हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे और उसको वी नो के जो एसिड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे जो n फैक्टर फॉर्मूला में हमने लिखा था वो n फैक्टर हो जाएगा बेसिसिटी। दिस इज फॉर एसिड्स, ये एसिड्स के लिए केस है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है H2SO4 का वो होता है 98, और H2SO4 एक डायाबेसिक एसिड है, यानी इसकी बेसिसिटी 2 होती है। बेसिसिटी का मतलब कि वो कितने H+ आयन डोनेट कर सकता है, या उसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज 2, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 49। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98, but the equivalent mass of H2SO4 is 49. But in case of HCl का मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 35.5 प्लस 1 इज 36.5, और जो HCl है उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है तो द वैल्यू इज 36.5। तो H2SO4 में जो मॉलिक्यूलर मास है, इक्विवेलेंट मास है, वो डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर मास 98 है, इक्विवेलेंट मास 49 है, लेकिन HCl में जो मॉलिक्यूलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास भी है। अगर हमें बेसिस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना हो फॉर बेसिस, तो जो n फैक्टर है, n फैक्टर वो हो जाता है हमारा, बेसिस की होती है एसिडिटी, हम एसिडिटी से उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना आएगा, तो NaOH जो है उसकी एसिडिटी यानी उसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन लगे हुए हैं वो एक ही है, एक OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। NaOH का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है 40, हम 1 से डिवाइड कर देंगे 40। अगेन जो NaOH का मॉलिक्यूलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास भी आ रहा है, दोनों सेम है। लेकिन ये कंडीशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं आएगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें जो OH ग्रुप लगे होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसकी एसिडिटी जो होती है वो 2 होती है। तो n फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो n फैक्टर जो है वो 3 हो जाएगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। अब यही अगर हमारे पास सॉल्ट है तो सॉल्ट के हम इक्विवेलेंट मासेस कैसे निकालते हैं? उसमें n फैक्टर हमारा क्या होता है? सॉल्ट के लिए n फैक्टर हमारा होता है आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करें, टोटल पॉजिटिव, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज,
वो हमारा n फैक्टर हो जाएगा। यानी हम मॉलिक्यूलर मास को टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड करेंगे। निकाल के देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 100। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लिखें तो दिस इज Ca2+, और जो कार्बोनेट है उस पर भी 2- चार्ज आएगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लें या टोटल नेगेटिव चार्ज लें, न्यूट्रल होते हैं सॉल्ट्स हमारे, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 2, दिस 50। तो द molecular mass of calcium carbonate is 100 but the equivalent mass of calcium carbonate is 50। like अगर हम ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका कितना आएगा? तो सोडियम सल्फेट का हमें पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, और उसके बाद हम उसको n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आएगा 142। ठीक है, आई होप आपको मॉलिक्यूलर मासेस निकालना आते हैं। सोडियम का एक सोडियम एटम का जो मास है, एटॉमिक मास, वो होता है 23, दो हैं 46, एक सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन है 64 हो जाएगा, तो प्लस करेंगे 142। अब इसमें जो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करें तो 2 सोडियम एटम लगे हुए हैं, 2 सोडियम आयन लगे हुए हैं। एक सोडियम आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 सोडियम आयन होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट 71। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मासेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और इस केस में जो हमारा n फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। हम उससे डिवाइड करेंगे, वो हमारा n फैक्टर आ जाएगा। इसको हम फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के लिए वी हैव डन कि हम किस तरह से इक्विवेलेंट मासेस निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी आ गया हमारा कंसंट्रेशन टर्म, और नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि बेसिकली ये रेशियो है, किसके किसके बीच में रेशियो है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे नॉर्मेलिटी को? तो इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, या हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर करके देख लें। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला आता था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पे हमारे इसको आप मोलारिटी से कंपेयर करिए। मोलारिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट की जब हम बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स में मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब हम जो मास होगा सॉल्यूट का उसको हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड ना करके उसको हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे या इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जो हमने लिख रखा है उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे आ जाएगा मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो रहना ही रहना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम इक्विवेलेंट मास को इधर ले लें तो हमारा ये फॉर्मूला किस तरह से और लिखा जा सकता है? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये आ गई चीज। और अगर आपको याद हो तो हम पीछे जो कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ा था वो हमने एक और पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अब जो मास ऑफ सोल्यूट है वो ग्राम में होगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लीटर में होगा, यानी इस पूरे टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये हमारे पास है, और उसी में ही कुछ चेंजेस करके हमने यहाँ पे एक और रिलेशनशिप निकाल ली कि अगर हम नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट और स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या रिलेशनशिप आती है। आगे आपको स्ट्रेंथ सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना होगा ग्राम पे लीटर में, और अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है तो आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सब्सटेंस के पर्टिकुलर सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के साथ नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है और स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी।
जिस तरह से हमारे मोलर सॉल्यूशन होते हैं, वैसे ही हमारे नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ नॉर्मल से मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली बात है। यहाँ नॉर्मल से अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल का मतलब है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमारे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो नॉर्मल है हमारे लिए यहाँ पे। तो केमिस्ट्री और इंग्लिश जो है वो कुछ मैच नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं कि जो हम अभी तक मीनिंग पढ़ते चले आए थे एक पर्टिकुलर वर्ड की, वो केमिस्ट्री में आके इंटायरली डिफरेंट है उसकी मीनिंग। तो नॉर्मल सॉल्यूशंस का मतलब है कि हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मासेस को कंसीडर करके चल रहे हैं और उसके बाद हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस निकाले हैं। डिपेंडिंग ऑन दिस आपको जो प्रॉब्लम्स में लिखा मिल सकता है वो कुछ इस तरह से लिखा मिल सकता है, 1n सोल्यूशन। तो 1n सोल्यूशन का मतलब है 1 नॉर्मल सोल्यूशन। 2 नॉर्मल सोल्यूशन हो सकते हैं, n/10 नॉर्मल सोल्यूशन। n/10 का मतलब हुआ 1/10 नॉर्मल सोल्यूशन या 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। इसी तरह से n/2 नॉर्मल सोल्यूशन या फिर n/100 नॉर्मल सोल्यूशन, जिसको हम क्या और बोल सकते हैं 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मेलिटी आ गई। एक और कंसंट्रेशन टर्म आ गया सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक और फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला हम कर रहे हैं और आपको ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ एक जगह पे लिखने हैं और फॉर्मूला याद भी रखने हैं। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है, आपको नहीं पता नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, आपको नहीं पता मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी, और पड़ती है बहुत जगह पे, आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के रिलेशनशिप का भी फॉर्मूला पता हो। जैसे हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था जहां मोलालिटी और मोलारिटी की रिलेशनशिप थी, वैसे ही नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में भी रिलेशनशिप है, और वो क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। कैसे आया है अब हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, जो हमने ऊपर लिख रखा है उसी से ही हमने इसको ड्राइव किया है, आपको बस याद रखना है। फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं, मैथ्स में भी डेरिवेशन हो सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में डेरिवेशन आपके कोर्स में कोई नहीं है, किसी भी फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन नहीं है। बस सिंपली आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हों वो फॉर्मूलाज आपको आते हों। जितने कंसंट्रेशन टर्म्स हमने किए हैं उस पर बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस H2SO4 इज 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.84 gram per centimeter cube. What volume of the concentrated acid is required to make 5 liters of 0.5 m, कैपिटल M है, मोलर H2SO4। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी है तो उसमें आपको डेटा जो भी प्रोवाइडेड होता है पहले वो आपको लिखना रहता है कि क्या डेटा दिया गया है और फिर हमसे क्या पूछा गया है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो गिवन है वो आपको दे रखा है 98% H2SO4 बाई मास, यानी कि हमें x% दे रखा है, 98 आ गया हमारा। डी डेंसिटी दे रखी है 1.84 और हमको मोलारिटी दे रखी है 0.5 मोलर। लेकिन जो मोलारिटी दे रखी है ये बेसिकली हमको दे रखी है वॉल्यूम 5 लीटर, और जो मोलारिटी दे रखी है वो हमारा अगर हम जो सोल्यूशन है उसका डाइल्यूशन कर दें तो डाइल्यूशन के बाद जितनी मोलारिटी आनी है और जितना वॉल्यूम आना है वो वैल्यूज़ दे रखी हैं। यहाँ पे हम 2 फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, देखते हैं। पहले हमने जो भी चीज़ें गिवन है वो लिख ली। मोलर मास ऑफ H2SO4 की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो 98 होता है, 98 लिख लिया हमने यहाँ पे। और वॉल्यूम 5 लीटर दे रखा था रिजल्टेंट सोल्यूशन का, वो हमने लिख लिया। रिजल्टेंट सोल्यूशन के लिए V2 लिया है 5 लीटर, उसको ml में कन्वर्ट कर लिया तो 5000 ml आ गया। आप नहीं भी कन्वर्ट करिए, आप लीटर में भी लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हमें ये निकालना है, इन्होंने जो बाद में दी है मोलारिटी आई टोल्ड यू, ये रिजल्टेंट सोल्यूशन की दी है। होता क्या है, हमारे पास एक और फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन है और हम उसको अगर डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट करने का मतलब है हमने उसके अंदर अगर वाटर ऐड कर दिया है, तो जो इनिशियल मोलारिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल या रिजल्टेंट मोलारिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, जिसके लिए हमने लिखा है ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं और ये हमारी फाइनल वैल्यूज़ हैं। तो मोलारिटी हमारे पास फाइनल है, यानी कि M2 जो दे रखा है 0.5 मोलर वो फाइनल सोल्यूशन का है, और जो वॉल्यूम दे रखा है वो भी फाइनल सोल्यूशन का है। जो इनिशियल सोल्यूशन है हमारा,
ठीक है। उसी का हमें वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम कितना आएगा कि हम उसमें पानी ऐड कर दें तो हमारा जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बन के आए वो 5 लीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 का हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मोलारिटी निकालेंगे। कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे, हमारे पास मोलारिटी के दो फॉर्मूलाज हमने किए थे, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वो यूज नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पे डेंसिटी और एक्स दे रखा है, तो हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है मोलारिटी का। मोलारिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, मोलारिटी कैलकुलेट कर दी 18.4 मोलर। जो मोलारिटी आ रही है बेसिकली ये हमारा जो सोल्यूशन में पानी ऐड किया गया था, यानी जो इनिशियल सोल्यूशन था उसकी मोलारिटी है, हम इसको M1 बोल देंगे। अब फॉर्मूला हमने दूसरा यूज किया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1 की वैल्यू हमने निकाली है 18.4, V1 ही हमें फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना था हमारे इनिशियल सोल्यूशन का, और बाकी हमारे पास M2V2 की वैल्यूज हैं जो फाइनल सोल्यूशन बन के आ रहा है, उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम है। वैल्यूज पुट करेंगे तो वी आर गेटिंग द आंसर 135.86 ml में आंसर आ रहा है क्योंकि हमने वॉल्यूम को यहाँ पे ml में कन्वर्ट कर लिया था। क्या फाइंड आउट किया हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर हमारे पास 18.4 मोलर सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 135.86 है, तो उसमें अगर हम पानी ऐड कर दें, ठीक है, और सोल्यूशन को हम मेकअप कर लें कितना 5 लीटर्स या 5000 ml, तो उसकी रिजल्टेंट मोलारिटी साथ में कितनी है 0.5, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम सेज अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, दो कंपोनेंट लिए गए इथेनॉल और वाटर, इज 1.6 मोलल। मोलल अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब मोलालिटी की बात हो रही है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ मोलल से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें मोलालिटी का ही फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसमें हमारे पास मोलालिटी यानी कि स्मॉल m गिवन है, स्मॉल m गिवन है, 1.6 है वो मोलल सोल्यूशन हमारा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथेनॉल, ये जो इथेनॉल है ये उसका मास पूछ रहे हैं कि कितना इथेनॉल हमारा प्रेजेंट है इन 500 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, और सोल्यूशन दे रखा है, सॉल्वेंट नहीं दे रखा है। मोलालिटी का फॉर्मूला रिकॉल कर लें, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम यहाँ पे ग्राम ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट का मास है, और यहाँ जो दे रखा है वो हमारे पास सॉल्यूशन का मास है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं कि हम आगे क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है उसको यूज कर रहे हैं, जो हमने पहले सीखा था मोल कंसेप्ट में कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिकुलर मास आता है। तो W जो है वही हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ग्राम इथेनॉल हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो W हमें निकालना है, मोलालिटी हमें दे रखी है 1.6, और W को अगर हम अज्यूम कर लें कि W को हम X मान लेते हैं, X क्या है, मास ऑफ द सोल्यूट, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास ऑफ इथेनॉल होता है 46 ग्राम पर मोल। आई होप आप निकाल सकते हैं कि किस तरह से मॉलिकुलर मास और मोलर मासेस जो हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब मॉलिकुलर मास की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का मास, और 1 ग्राम मोल की जब बात करते हैं तो मोलर मासेस हो जाते हैं, और दोनों की वैल्यू सेम होती है। 46 ग्राम आ रहा है यहाँ पे इथेनॉल का मोलर मास। मास ऑफ द सोल्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है 500 ग्राम। अब हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करी तो मोलालिटी हो गई 1.6, W N की जगह पे लिख दिया W/M, तो W को हमने X अज्यूम किया है, X आ गया यहाँ पे, अपॉन मोलर मास इथेनॉल का है 46 मल्टीप्लाइड बाई 1000 है। अब यहाँ पे हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए हमने जो बोलते हैं कि सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोल्यूशन दे रखा है 500 ग्राम और सोल्यूट हमने X अज्यूम किया है, और सॉल्वेंट जो है उसी का ही मास हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्वेंट का मास इज इक्वल टू हो जाएगा 500, यानी सोल्यूशन के मास में से अगर हम सॉल्यूट के मास को माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। पूरा वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट X की वैल्यू 34.27 ग्राम, और X हमारा क्या था, मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। एक ये सेकेंड प्रॉब्लम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए मैंने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पे रखे हुए हैं। आप स्टेप्स देख सकते हैं, मैं आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। प्रॉब्लम को फिर देखते हैं कि ये प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है और क्या गिवन है। ये कह रहे हैं अ सैम्पल ऑफ NaOH अगर हमारे पास है, इट इज़ वेइंग 0.38 ग्राम, यानी जो हमें NaOH दे रखा है उसका मास है 0.38, इज डिजॉल्व इन वाटर, और जो सोल्यूशन इज मेड
250 ml, यानी जो सोल्यूशन पूरा मेकअप किया है, जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है वो है 50 ml. व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन? जो भी सोल्यूशन बन के आ रहा है उसकी मोलारिटी पूछिए, कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं कि कंसंट्रेशन हमने क्या कहा था कि इट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर, उसी को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं. और कंसंट्रेशन के ही टर्म्स पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं कि अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स क्या आते हैं. तो यहाँ पे कौन से कंसंट्रेशन की बात करिए, किस कंसंट्रेशन की बात करिए, तो मोलर कंसंट्रेशन की बात करिए, मोलारिटी की बात करिए. मोलारिटी का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से आप रट लीजिए कि m इज इक्वल टू n बाई v, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन v लीटर ऑफ सोल्यूशन. एंड इफ सोल्यूशन इज इन ml तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी मास है, गिवन मास या वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे NaOH यूज हुआ है तो हम उसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे. तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, हमने नंबर ऑफ मोल्स की बात करी कि गिवन मास था 0.38, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH से हमने उसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, n की जगह पे हमने लिख दिया W बाई एम, यानी 0.38 अपॉन 40. वॉल्यूम कितना दे रखा था 50 ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. रिजल्टेंट मोलारिटी या मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आ गई 0.19 मोलर सोल्यूशन है. ये मोलर पढ़ते हैं, कैपिटल M लिखते हैं, और जब सोल्यूशन पढ़ते हैं तो मोलर सोल्यूशन. राइट, लेट्स सी द लास्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम. इसमें कई सारे कंसेप्ट यूज करने हैं, देखिएगा कैसे. प्रॉब्लम सेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. बेसिकली डॉट करके 2H2O भी यहाँ पे लगाया हुआ है. इसका मतलब ये हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड की बात हो रही है. इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लगे हुए हैं. स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ये स्ट्रक्चर आ जाता है, COH, सिंगल बॉन्ड COH, जिसको हम इथेन 1,2 डाइओइक एसिड भी बोल सकते हैं. इसका UPSC नेम और कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है, जिसका में से अगर H2 आप हटा देंगे तो ऑक्जेलेट आयन मिल जाएंगे, C2O4 2-. एनीवेज, ये यहाँ पे हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है. तो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ऑक्जेलिक एसिड के इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन. अब इससे पहले हमने जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल कॉन्सेप्ट में निकालना सीखा था तो हमने कहा था कि जो भी मास दे रखा हो उसको हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद इजीली हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें. एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स जो भी आते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे. लेकिन यहाँ पे हमें उन्होंने मास नहीं दिया है, उन्होंने हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो है 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन दिया है. कैपिटल N का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मेलिटी की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, जो हमने पढ़ रखा है, जितने फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं हमें उन्हीं को ही यूज करना है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें बेसिकली चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालें. तो नॉर्मेलिटी के जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसमें कहीं नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली हमारे पास नहीं आ रहा था, लेकिन मोलारिटी के फॉर्मूला में हमारे पास नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली है कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो अगर हम इस नॉर्मल सोल्यूशन को मोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, नॉर्मेलिटी के भी फॉर्मूला से हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा. हम जितनी सिंप्लीफाइड तरीके से न्यूमेरिकल को करते हैं, जितनी आसानी से करते हैं, वही एक अच्छा तरीका माना जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का. तो हम 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन को पहले मोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. उसको करने के लिए हमने एक फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का ये किया था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर. हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे एसिड यूज हो रहा है तो एसिड की बेसिटी होती है. और अभी मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्जेलिक एसिड जो है इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H2 यानी 2 हाइड्रोजन है, ये आप हटा देंगे तो ऑक्जेलेट आयन आपको मिलता है C2O4 2-. तो जो एसिड है उसकी बेसिटी कितनी आ रही है 2. हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को चेंज करके लिख लिया, n इज इक्वल टू m बाई n की जगह पे हो जाएगा m इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई n फैक्टर या फिर बेसिटी ऑफ द एसिड जो हमारे पास 2 है. इसको सॉल्व कर लिया, 0.1 आ रहा है. ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है मोलारिटी इज इक्वल टू n बाई v मल्टीप्लाइड बाई 1000. इसमें n को हमने इधर ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स इधर ले लिए, तो फॉर्मूला हो गया mv अपॉन 1000. मोलारिटी अभी हमारे पास आई थी 0.1, वॉल्यूम 100 है जो प्रॉब्लम में दे रखा है, डिवाइडेड बाई 1000. ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स. 0.01 मोल्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन. अब हमारे लिए आसान है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.01 आ रहा है, एवोगैड्रो नंबर ये है, सॉल्व कर लिया, यू विल गेट दिस आंसर. ये थोड़ा सा इसलिए ओवर राइटिंग है कि
समटाइम्स 6.022 वैल्यू लिखी होती है, समटाइम्स 6.023 वैल्यू लिखी रहती है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। आप 6.023 भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये फिर आपको याद रहेगा कि 23 यहाँ पर है और 23 10 और 23 है, -23 नहीं है। मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ, माइनस का तो मतलब ये हो जाएगा कि आप बिल्कुल फ्रैक्शन में दिखा रहे हैं कि 1 मोल के अंदर एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 10⁻23 आती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 4 न्यूमेरिकल्स मैंने किए हैं बेटा, और 10 न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट में मैंने दिए हैं करने के लिए अलॉन्ग विद द आंसर्स। आप उनको सॉल्व करके देखिए। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा है तो आप मुझे वो प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। और अगर आ जाता है तो वेरी गुड, इसका मतलब आपने चीज़ों को समझ लिया। पूरे चैप्टर में जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर हम कर रहे हैं, इसमें मोल कंसेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप जब भी चाहे आप अपने एग्जामिनेशंस दें, बोर्ड के या होम एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप कहीं पे भी करिए, ये सारी चीज़ें तो यूज़ होनी ही होनी है। तो मोल कंसेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने किए हैं उसमें ज़्यादातर जब आप आगे देखेंगे तो जो कंसंट्रेशन टर्म यूज़ होते हैं वो या तो मोल फ्रैक्शन में बात होती है, या मोलैरिटी, या नॉर्मैलिटी, या मोलैलिटी, यही सारे रहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो उसको समझिएगा। प्रैक्टिस से ही, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस से ही चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरा टिप बच्चों को ये रहता है कि मैम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है जब वो क्वेश्चन कहते हैं, तो मेरा टिप यही रहता है कि आप जो भी फॉर्मूलाज हैं पहले उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद आप प्रॉब्लम्स उठाइए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करिए और ढूंढिए कि क्या लॉजिक लग रहा है, कौन से फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं जो यूज़ होंगे मोल कंसेप्ट में, और वो मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड किए हैं। तो इस वीडियो के साथ भी जो नोट्स हैं वो भी आप देखिएगा, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं एक जगह पे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रखी हैं। जस्ट गो थ्रू दैट, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम just please text me, inform me, I'll definitely help you out. Thank you so much.